गुड इवनिंग ऑल। 2-3 मिनट वेट करते हैं, एक बार सब जुड़ जाएं जो भी जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। पिछले वाले जो मैंने पढ़ाए हैं अब तक वो सब पढ़े होंगे आप लोगों ने। इतिहास पढ़ लिया होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था रसेश्वर दर्शन पढ़ लिया प्रॉपर। आता है सबको, समझ में आ गया क्या है। परिभाषा प्रकरण जिसमें अपन ने टर्मिनोलॉजीज़ की बात की थी। अब 2-3 बच्चे आप जुड़े हो तो उनसे तो मैं क्या ही पूछूं। आज अपन क्या पढ़ेंगे, यंत्र उपकरण टॉपिक, जो आपका सिलेबस का 4 नंबर का पॉइंट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सिलेबस का 4th पॉइंट, यंत्र उपकरण प्रकरण। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे किस किस चीज़ की। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ यंत्रस एंड देयर एप्लीकेशन, कि यंत्रों का संक्षिप्त रूप में वर्णन एवं उनके प्रयोग बताने कि भाई किसके मतलब कौन सा यंत्र किस काम में अपन प्रयोग लेते हैं। पहला, उलूखल यंत्र। ठीक है, जिसमें अपन क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, आपने चूरमा वगैरह का भी बनाया हो, कूटा हो तो आपको पता होगा। जो अपने होता है जिससे कूटते अपन, इमाम दस्ता नाम सुना हो तो इमाम दस्ता ही उलूखल यंत्र होता है और कुछ नहीं, है ना। तो उलूखल यंत्र। फिर खल्व यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, कच्छप यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डमरू यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, विद्याधर यंत्र, ऊर्ध्व पातन, अदय पातन और तिर्यक पातन यंत्र, ये तीनों पातन यंत्र है तो पातन यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तुला यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर दोला यंत्र, पाताल यंत्र, पालिका यंत्र, बालुका यंत्र, स्थाली यंत्र और स्वेदन यंत्र। अब कोई भी अपन फॉर्मूलेशन बनाते हैं तो उस फॉर्मूलेशन बनाने में जो भी उपकरण या यंत्र हमारी हेल्प करते हैं वो सब यहाँ पे उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे भी आप फॉर्मूलेशन बनाते हो तो उसके लिए आपको पात्र वगैरह यंत्र वगैरह चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यंत्र की निरुक्ति की, कि जो भी अपने द्रव्य हैं, पारद हो, रस, उपरस, महारस, मतलब जो भी हैं, धातु है, उपधातु है, उन द्रव्यों को जिन उपायों या साधनों के द्वारा नियंत्रित या नियमित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उन साधनों को अपन यंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर यंत्र की निरुक्ति की अगर अपन बात करें तो क्या होती है, स्वेदादि कर्म निर्मातुम वार्ति केंद्रई प्रयत्नतः यंत्र्यते पारदो यस्मात् तस्माद् यंत्रमिति स्मृतम, यानी स्वेदन, मर्दन आदि कार्यों को करने के लिए तथा पारद को नियंत्रित करने के लिए रस सिद्धों द्वारा प्रयत्न पूर्वक जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। यानी पारद को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, पारद की विभिन्न फॉर्मुलेशन या कल्पनाएं तैयार करने के लिए अपन जिन भी उपकरणों का, साधनों का उपयोग करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, यंत्र बोलते हैं। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। सबसे पहले उदूखल यंत्र के बारे में। हाँ, आप सभी लोग किताब साथ में लेके बैठे, क्योंकि इसमें डायग्राम क्या है नोट्स में लास्ट में दे रखे हैं, तो डायग्राम आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और साथ साथ समझ में आता रहेगा। तो बुक अपनी साथ में रखें आज इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है उदूकल यंत्र। उदूकल यंत्र की अपन बात करें तो सबसे पहले इसका प्रमाण पता होना चाहिए, इसके क्या डायमेंशंस हैं। तो डायमेंशंस क्या हैं, ऊंचाई, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 16 अंगुल। ठीक है, व्यास, डायमीटर कितना होना चाहिए, 10 अंगुल व्यास से युक्त। और जो डेप्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 13 अंगुल गहरा। ठीक है, इसका आभ्यंतर भाग चिकना होना चाहिए। अब वही है कि अगर रफ होगा तो जो भी अपन भस्म वगैरह तैयार कर रहे होंगे, जो भी अपन उसमें औषधि कूट रहे होंगे, तो वो तो इमाम दस्ते में या उदूकल यंत्र में ही रह जाएगी। इसलिए आभ्यंतर भाग चिकना होना चाहिए। और किससे निर्मित होता है वो, लोहे से निर्मित।
ठीक है, लोहे का होता है उदूखल यंत्र। इसकी मूसली भी लोहे की बनी होती है। उसकी लंबाई कितनी होती है मूसली की? 20 अंगुल। सुंदर, चिकनी व स्थूल होनी चाहिए। स्थूल मतलब भारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो है उदूखल यंत्र की मूसली होती है। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? माक्षिक, प्रवाल आदि को कूटकर चूर्ण करने में, को चूर्ण का निर्माण करने में। जितनी भी है ना औषधियाँ हैं, महारस, उपरस, साधारणस है, इनको चूर्ण रूप में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कठिन द्रव्यों को कूटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया अपना उदूखल यंत्र। कोई डाउट थोड़ी ना यहाँ तक आपको? रिप्लाई कर सकते हैं आप सर जी। ये उलूखल यंत्र में क्या हम जो ड्रग्स लेंगे वो फिर से रॉ ड्रग्स या शोधन किया हुआ ड्रग्स को लेंगे सर? इसमें अपन जैसे कोई अपन शोधन कर्म कर रहे हैं तो उसके लिए अगर अपन औषधि को कूटना हो तो वो कर सकता है। ज़्यादातर अपन क्या है, काष्ठ औषधियाँ मिक्स करते हैं ना किसी रसौषधि में, क्योंकि रसौषधि के योग में ऐसा तो है नहीं सिर्फ पारद और गंधक ही हो, और भी द्रव्य हो सकते हैं। जैसे अपन काष्ठ औषधियों के चूर्ण भी ऐड कर सकते हैं। तो उनको तो डायरेक्ट ही अपन कूटेंगे ना, अपन डायरेक्ट यूज करते हैं काष्ठ औषधियों को तो ज़्यादातर को। तो ओके इसलिए वहाँ पे ओके शुद्ध की हुई धातुएं वगैरह होंगी, धातु होगी तो। क्यों? क्योंकि अगर रो धातु आप यूज करोगे तो धातु तो कठिन होती है ना, तो वो टूटेगी ही नहीं, वो चूर्ण फॉर्म में बनेगी ही नहीं। तो शोधित धातु को अपन कूट सकते हैं इसमें। ठीक है, और कास्ट औषधियाँ डायरेक्ट कूट सकते हैं, ऐसा है। समझ आ गया? ओके सर, थैंक यू। ओके, यस सर। आगे खल्व यंत्र की बात करते हैं अगला। तो खल्व यंत्र अपने आजकल मेनली अपन मिक्सिंग का भी जो काम करते हैं उसमें भी खल्व यंत्र काम आता है। जैसे कि अपन को कॉम्बिनेशन लिखते हैं ना, ड्रग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लिखते हैं वैद्य जी, तो उसको जब दवाइयों को मिक्स करते हैं अपन अलग अलग मात्राओं को, तो जिसमें मिक्स करते हैं वही खल्व यंत्र एक तरह से वैसे मान सकते हो आप। तो खल्व यंत्र क्या होता है कि खल्व के निर्माण के लिए नीला या शाह वर्ण का स्निग्ध, दृढ़ और भारी पत्थर का चयन करना चाहिए। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है? 16 अंगुल ऊंचा, मतलब हाइट उसकी 16 अंगुल होनी चाहिए। 9 अंगुल चौड़ा, मतलब जो डायमीटर है उसका 9 अंगुल होना चाहिए। और 24 अंगुल लंबी खल्व बनानी चाहिए। उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 24 अंगुल। बुक सबके पास होंगे तो आप उसमें चाहे आप है ना अंडरलाइन कर ले, मतलब लिख डायग्राम में लिख लगा दे कि लेंथ इसकी इतनी हो रही है, हाइट इतनी हो रही है, ठीक है, चौड़ाई विड्थ इतनी हो रही है। तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा डायग्राम देख के लगाना है। अब इसमें तो क्या है कि डायग्राम हमने आगे बना रखे हैं, लास्ट में ऐड कर रखे हैं बुक वाले, तो आप वहाँ से देख सकते हैं ना। तो इसकी मूसली की लंबाई कितनी है? 12 अंगुल, जबकि उदूकल यंत्र की कितनी थी? 20 अंगुल लंबी। तो मूसली इसकी छोटी है, 12 अंगुल लंबी है। ठीक है, 20 अंगुल लंबा और 10 अंगुल ऊंचा खल्व रस कर्म के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। यानी जो रस कर्म होता है ना, रसौषधि बनाने के लिए जो स्पेसिफिक, जैसे कि पारद का प्रयोग हो रहा है, जहाँ पर गंधक का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उन औषधियों को बनाने के लिए जो खल्व यंत्र यूज करते हैं उसकी स्पेसिफिक लंबाई चौड़ाई बता रखी है। 20 अंगुल लंबा और 10 अंगुल ऊंचा होना चाहिए वो खल्व यंत्र। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये भी चिकना होता है और इसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार का होता है। पहला अर्धचंद्राकार, दूसरा वर्तुल और तीसरा तप्त खल्व। पहला होता है अर्धचंद्राकार या सेमी ल्यूनर टाइप, सेमी ल्यूनर टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी ऊंचाई 10 अंगुल होती है, लंबाई 16 अंगुल होती है और चौड़ाई 10 अंगुल होती है। और गहराई डेप्थ कितनी होती है? 7 अंगुल। अब आप सोचेंगे ऊंचाई दे रखी है 10 अंगुल, डेप्थ दे रखी है 7 अंगुल, बात तो दोनों में सेम होनी चाहिए। सेम नहीं होती है। टोटल होती है एक हाइट उसकी, वो 10 अंगुल होती है। उसमें जैसे मैं आपको एक बार बना के बता दूँ, ये कोई उदूखल यंत्र है, ठीक है, यहाँ से ऐसा होता है और ये होती है इसकी, इसमें ऐसे इस टाइप का कुछ होता है। डायग्राम बनाने में थोड़ा वीक हूँ। तो ये जो हाइट ये लोहे की है, ये भी तो ऐड होगी ना इसमें। लोहे की जो इसकी मोटाई है अंदर की, वो भी ऐड होगी और फिर ये भी ऐड होगी। तो ये दोनों पूरे मिला दें अगर अपन, तो ये कितना होगा यहाँ पे? 10 अंगुल ऊंचा। ठीक है, और अगर केवल और केवल ऊपर वाला भाग जो उसका खाली भाग है जिसमें अपन ड्रग डाल सकते हैं, वो अगर देखें, उसकी डेप्थ देखें, तो वो कितनी होगी? 7 अंगुल होगी। समझ में आ गया यहाँ पे कि 10 अंगुल ऊंचाई, 7 अंगुल गहराई कैसे हुई? वो ऐसे हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना। फिर क्या आता है आगे? जो उसकी पाली होती है, जो उसकी ना किनारी होती है, उसकी मोटाई कितनी होती है? 2 अंगुल होती है, चिकनी होती है और आकृति में अर्धचंद्राकार होती है। तो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार जो खल्व है वो आप देखो, डायग्राम देखो बुक में, है ना।
उससे आपको समझ में आएगी चीज़ें। अगली खल्व जो होती है इसमें आगे का दे रखा है, इसकी मूसली 12 अंगुल लंबी और बाहर की परिधि भी 12 अंगुल की होने पर वह श्रेष्ठ होती है। तो ये सब आप देख लीजिएगा डायग्राम में, है ना। फिर आता है अगला वर्तुल खल्व। वर्तुल खल्व मतलब जो राउंड शेप में होगी तो वो वर्तुल खल्व होगी, ठीक है। वर्तुल खल्व में कैसे होगा, एकदम राउंड होगी वो ऐसी, और यहाँ नीचे का स्टैंड टाइप हो गया। तो ये जो है ये वर्तुल खल्व है। इसमें वही एक मूसल ऐसे रख दिया अपन ने, तो ये पूरी वर्तुल खल्व हो गई, ठीक है। तो वर्तुल खल्व में क्या होता है कि इसकी यह अत्यंत चिकनाई युक्त 12 अंगुल विस्तार वाले पत्थर से निर्मित होती है। मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, 12 अंगुल, और चौड़ाई भी कितनी होगी, 12 अंगुल। विस्तार मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों यहाँ पे काउंट की है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों कितनी हो गई, 12 अंगुल हो गई। और इसकी डेप्थ कितनी होगी, गहराई 4 अंगुल। समझ में आ गया यहाँ पे। मतलब जब वृत्ताकार है तो ये पूरा डायमीटर, इसका व्यास कितना हो गया दोनों साइड का, ये पूरा 12 अंगुल हो गया, ठीक है। और गहराई कितनी हो गई, ये डेप्थ 4 अंगुल। तो इस तरह से आप याद रखना इसको, है ना। इसका तल भाग अत्यंत चिकना होता है। तो जितनी भी आप खल्व यंत्र देख लो, चाहे मतलब अपना उदूकल यंत्र देख लो, सभी क्या होते हैं, अंदर से चिकने होते हैं, ठीक है। तीसरा टाइप का होता है जो तप्त खल्व है। पारद के जो विभिन्न कर्म करने में अपन ये तप्त खल्व काम आएगा कईयों में। पारद के दो संस्कार ऐसे हैं जहाँ पे तप्त खल्व का अपन यूज करेंगे। तो डायग्राम आप देख लेंगे तप्त खल्व का। तो क्या है इसमें, लोहे से निर्मित 9 अंगुल आभ्यंतर परिणाह वाला, 6 अंगुल गहरा, जिसका मूसल 8 अंगुल का बना हो, उसे, ये तो वर्तुल खल्व कहते हैं। तो वर्तुल टाइप का तप्त खल्व भी कैसा होता है, थोड़ा वर्तुल टाइप का ही होता है, तो उसे वर्तुल खल्व या तप्त खल्व कहते हैं। वास्तव में यह वर्तुल खल्व है, लेकिन लोहे से निर्मित होने के कारण से तप्त खल्व कहा जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य अग्नि देते हुए पारद का मर्दन करना होता है। क्या है कि लगातार नीचे से अग्नि देते हैं इसमें, और पारद को जो भी औषधि बनानी होती है, पारद का मर्दन करना होता है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जब अपन पारद के संस्कार देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि अपन ने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो मतलब इसके लिए आपको लाइन लेंथ कितनी पता होगी, 9 अंगुल लंबा, 9 अंगुल चौड़ा, और 6 अंगुल जो है ये गहरा होता है, ठीक है। ये भी चिकना होता है, और इसकी जो अपनी मूसल होती है, घर्षणी होती है, वो 8 अंगुल लंबी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अग्नि दे नीचे से, अब तप्त नाम से पता लग रहा है तप्त खल्व, तो तप्त मतलब अग्नि देते हुए जो है खल मर्दन कर्म करते हैं इसमें, ठीक है। फिर इसका उपयोग कहाँ है, शोधन वारण में इनका उपयोग किया जाता है, रसादी द्रव्यों के। तो इसका यहाँ पे दे रखा है, कांत लोह से निर्मित तप्त खल्व को खल्व करोड़ों गुना फलप्रद होता है। अब जब अपन लोहे के भेद पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक कांत लोह, उसका एक भेद आता है जो श्रेष्ठ प्रकृति का लोह होता है। तो कांत लोह से निर्मित तप्त खल्व को श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसमें मूर्छन संस्कार किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना पारद के संस्कार, तो उनमें एक मूर्छन नाम का संस्कार होता है। वो किससे किया जाता है, तप्त खल्व से किया जाता है, ठीक है। आगे आप अपन आते हैं अगले यंत्र पे। कौन सा यंत्र, कच्छप यंत्र। डायग्राम आप देखिए। तो कच्छप यंत्र में क्या होता है, एक ना मतलब भूमि है, उसमें अपन ने छेद कर दिया, ठीक है। भूमि मतलब गड्ढा कर दिया, ऐसा ये गड्ढा हो गया, ठीक है। अब गड्ढे के अंदर फिर क्या करते हैं, इसमें एक छोटी गहरी, ज़्यादा गहरी और छोटी एक नाद, या अपन बोलते हैं कि पराती टाइप रख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। रुको एक बार मैं डायग्राम वापस बनाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। ये भूमि में गड्ढा कर दिया अपन ने, ठीक है। ये गड्ढा हो गया। फिर इसके अंदर ये नाद हो गई, ठीक है। नाद मतलब परात टाइप, ठीक है। और फिर इसके ऊपर जो है एक और छोटी सी नाद रखते हैं, ठीक है। डायग्राम में एक बार आपको दिखा देता हूँ आगे से, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। एक सेकंड, ये रहा कच्छप यंत्र, ठीक है। सबसे पहले इसमें भूमि में गड्ढा कर रखा है, ये ज़मीन आ गई, ठीक है। ये ज़मीन आ गई, इसमें गड्ढा कर रखा है। फिर पहली नाद रख रखी है, ठीक है। जो नीचे वाली नाद है इसमें, वो उसको अपन पानी से भर देंगे, ठीक है। फिर दूसरी एक बड़ी नाद इसके ऊपर रख दी, जिसके अंदर अपन क्या रखते हैं, मूषा। अब इस मूषा के अंदर कौन सी होती है, जो भी औषधि अपन को गर्म करनी होती है, पारद की हो चाहे किसी की भी हो, वो रख रखी है।
फिर ऊपर से एक कटोरी से उसको ढक दिया, और ऊपर कोयले या खदीर के कोयले या फिर किसी भी और जो कंडे वगैरह हैं वो रख देते हैं अपन अग्नि देने के लिए। तो इस प्रकार के यंत्र को क्या बोलते हैं अपन? कच्छप यंत्र। तो यहाँ पे कच्छप यंत्र की अब अपन डिटेल पढ़ेंगे तो क्या लिख रखा है इसमें? तो कच्छप यंत्र में लिखा है एक छोटी नाद के आकार का जमीन में गड्ढा करके उसमें नाद को बिछाकर पानी भर देवे। ठीक है, नाद क्या होती है? एक परात टाइप आप मान सकते हो। ठीक है, आपने डायग्राम में अभी देखा, एक परात टाइप होती है, उसको जो है पहले रख दिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस जलयुक्त नाद के ऊपर एक दूसरी बड़ी नाद रखें जिसका संपूर्ण तल भाग जल को स्पर्श करता हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये डायग्राम में, ये हो गया। फिर ये पहली नाद हो गई, इसके अंदर ये अपन ने पानी भर दिया। फिर जो दूसरी नाद रखी उसका जो ये तल भाग है ये लगातार पानी के कांटेक्ट में रहना चाहिए, यानी शीतलता यहाँ से ऊपर औषधि को मिलती रहनी चाहिए। फिर क्या है, अब इस नाद में विड़ नमक सहित पारद युक्त मूषा को अच्छी तरह रखना चाहिए। मतलब एक मूषा रखी यहाँ पे। मूषा कुछ नहीं है, कटोरी, बड़ी कटोरी टाइप होती है जिसमें पारद के अपन योग बनाते हैं। तो ये मूषा रख दिया अपन ने। अब इस मूषा में क्या है, विड़ नमक और पारद आदि द्रव्य हैं जिनकी अपन को औषधि तैयार करनी है। ठीक है, ये मूषा हो गई। अब इस मूषा को अपन क्या करते हैं, एक कटोरी से ढक दिया पूरी तरह, और इसका संधि बंधन कर दिया यहाँ से, है ना। फिर इसके ऊपर यहाँ पे कोयले वगैरह रख दिए और उसमें आग लगा दी। ये पूरा कच्छप यंत्र का सिस्टम है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया आपको कच्छप यंत्र? यस सर। हाँ, तो इसमें क्या है, सबसे पहले गड्ढा किया, फिर एक छोटी सी उसमें पराती या नाद रखी। ठीक है, उसमें पूरी तरह जल से भर दिया उसको। फिर दूसरी बड़ी नाद उसके ऊपर रखी। बड़ी नाद इस तरह से रखी कि उसका जो तल भाग था वो लगातार उस वाटर के जल के कांटेक्ट में था। फिर उसके ऊपर अपन को जो भी योग बनाना है उस पारद आदि के योग को एक मूषा में रख के और इस बड़ी नाद के ऊपर रख दिया। फिर कटोरी से उस मूषा को ढक के संधि बंधन कर दिया। ठीक है, और फिर इस पूरे यंत्र के ऊपर जो है कोयले बिछा दिए, फिर उसमें अग्नि दे दी। इस प्रकार से जो करते हैं अपन प्रयोग, इस प्रकार का जो यंत्र होता है उसे कच्छप यंत्र कहते हैं। फिर आगे क्या दे रखा है कि इसमें स्वेदित व मर्दित पारद का विड़ के साथ जारण होता है। अब इस कच्छप यंत्र का प्रयोग कहाँ किया है? जारण कर्म के लिए। जारण कर्म क्या होता है कि पारद के साथ कोई भी अदर धातु उपधातु को डाल देते हैं, उसको पारद खा जाता है, तो वही जारण कर्म है। तो यहाँ पे जारण कर्म यही किया है कि पारद के साथ साथ जो अन्य औषधियाँ हैं उनको भी पारद में मिक्स कर दिया विड़ नमक के साथ, और फिर उसको अग्नि दी। अग्नि देने पर पारद ने उस जो अदर धातु द्रव्य जो भी था उसको ग्रहण कर लिया, उसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया। तो ये कच्छप यंत्र का काम हो गया। कच्छप यंत्र ऐसे काम करता है। अब आता है ऊर्ध्वपातन यंत्र। ऊर्ध्वपातन आपने जो है प्रक्रिया आप 11-12 में पढ़ते थे, जैसे नौसादर वगैरह इनकी होती थी। क्या होता है ऊर्ध्वपातन? ऐसे द्रव्य जो क्या होते हैं अपनी सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाते हैं, उन द्रव्यों को ऊर्ध्वपातन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसी टाइप से ये यंत्र भी काम करता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? इस यंत्र का निर्माण में छोटी बड़ी दो हांडियों की ज़रूरत होती है। मतलब दो प्रकार की हांडियाँ चाहिए होती है, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, बड़ी हांडी का मुख नीचे की ओर, छोटी हांडी का मुख ऊपर की ओर करके स्थापित करते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर अपन थ्योरी की बात करेंगे। ये रहा। ठीक है, डायग्राम इसका। तो सबसे पहले एक चूल्हा है, उसके ऊपर एक मटकी रखी है। कौन सी वाली? छोटी वाली मटकी। तो छोटी वाली मटकी के मुख की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की ओर। ठीक है, और बड़ी वाली मटकी फिर इसमें उल्टी रखी हुई है। ठीक है, ऐसे, जिसका मुख किसकी ओर है? नीचे की ओर है। समझ में आ रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा है ना आपको किस तरह से रखा है ये? और फिर दोनों आंडियों का यहाँ पे संधि बंधन कर रखा है। फिर जो बड़ी आंडी थी उसके ऊपर क्या रख रखा है? ये आलबाल। आलबाल कुछ नहीं होता है, एक मिट्टी का सा अपन ने एक है ना घेरा बना दिया जिसके अंदर अपन पानी भर सकें। ठीक है, क्या होता है ऐसा इसलिए किया है, नीचे से जब अपन आग देते हैं तो ऊपर जो भी औषधि हो, नीचे से जैसे यहाँ से आग दे रहे हैं अपन, तो औषधि क्या होती है? ऊर्ध्वपातित होकर, यानी गैसियस फॉर्म में जाके
ऊपर यहाँ इस पे गड़े पे लग जाती है, ठीक है। गड़े पे लगने के बाद वो गैसियस फॉर्म में होती है स्टार्टिंग में। तो जो आलवाल है जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी के कारण वो ठंडी होती है और वहीं जाके वो जमा होने लग जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन यंत्र। ये ऐसे काम करता है। समझ में आ गया आपको ये चीज़? तो देखो आप बताओगे तो मैं आगे फिर कोशिश करूँगा कि हाँ और थोड़ा तरीके से समझाऊँ। सर ये संधि बंधन बता दीजिए किस तरह से है। संधि बंधन ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया था ना, एक जब अपन मारण प्रक्रिया पढ़ा बता रहा था मैंने, तब आपको बताया था कि इसमें अपन लेते हैं पहले मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। उसमें पानी मिला के उसका घोल बना लेते हैं, लेप बना लेते हैं। फिर सूती वस्त्र की कटिंग्स लेते हैं अपन, है ना। उसको उस मुल्तानी मिट्टी में अच्छे से डिप करते हैं, है ना, अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिस मिट्टी और जो अपना कपड़ा है वो एक सार हो जाए। फिर वो जो कपड़ा है उसको जहाँ पे अपन को बंधन करना है, जहाँ से उसको बांधना है, वहाँ पर उसको लपेट देते हैं। जैसे यहाँ पे अपन को यहाँ बांधना है तो इस जगह ये कपड़ा लपेट दिया पूरा मुल्तानी मिट्टी युक्त। इससे क्या होता है कि जो औषधि वगैरह है या गैस है वो इस यंत्र से बाहर नहीं निकलती, वो इस यंत्र के अंदर ही कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है डायरेक्ट। इसलिए संधि बंधन किया है। समझ में आ गया संधि बंधन? ओके सर, थैंक यू। जी। तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन यंत्र है। अब ऊर्ध्वपातन यंत्र की थ्योरी अपन पढ़ लेते हैं। डायग्राम आपने देख ही लिया, बुक तो सब ने लेके बैठे हो ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक बड़ी हांडी और एक छोटी यस सर। हांडी होती है, ठीक है। बड़ी हांडी का मुख नीचे की ओर होता है, यानी ऊपर वाली जो हांडी थी जो उल्टी रखी थी वो बड़ी हांडी थी, और छोटी हांडी कहाँ रखी थी, नीचे रखी थी, ठीक है। इन दोनों के बीच का संधि बंधन कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर वाली हांडी और नीचे वाली हांडी के मतलब वो बता रखे डायमीटर्स, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद करना चाहो तो कर लेना। कि ऊपर वाली हांडी का पृष्ठतल 16 अंगुल विस्तृत होना चाहिए, यानी उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 16 अंगुल का होना चाहिए। इस पृष्ठतल पर 8 अंगुल चौड़ा और 10 अंगुल लंबा, 4 अंगुल ऊंचा आलबाल बनाना चाहिए। आलबाल कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये हांडी का ऊपर वाला भाग है, ठीक है। ये मतलब पूरी ये हांडी बना देता हूँ मैं, ये हांडी हो गई, ठीक है। इस पे क्या होता है, अपन ऐसा एक पूरा है ना प्लेटफॉर्म बना देते हैं, ठीक है, कटोरी टाइप का प्लेटफॉर्म मान लो आप। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आलवाल बोलते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी हुई, ये पूरी चौड़ाई कितनी होती है, 10 अंगुल होती है, ठीक है। हाइट कितनी होती है, 4 अंगुल होती है। और लेंथ कितनी होती है, एक लेंथ भी होती है इसकी, वो कितनी होती है, मतलब 10 अंगुल लेंथ, 8 अंगुल चौड़ाई होती है और 4 अंगुल ऊंचाई होती है। ऐसे होता है ये, ठीक है। जो एक चौकोर टाइप का अपने होता है ये आलबाल, ठीक है। इसको जलाधार भी बोलते हैं। जलाधार मतलब नाम से पता लग रहा है, इसमें अपन वाटर भर के रखते हैं, ठीक है। किस लिए रखते हैं, ताकि वो जो गैस जब ऊपर आए बड़ी मटकी में तो वहाँ पे उसकी ठंडक के कारण, उस पानी की ठंडक के कारण वहीं पारद या फिर जो भी द्रव्य है वो वहीं जम जाए, सॉलिड फॉर्म में बदल जाए, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, ये आलबाल बना दिया। फिर दोनों पात्रों के मुख का संधि भाग को भैंस के दूध में चूना, मंडूर, फाणित आदि का मर्दन करके लेप करके संधि बंधन करें। या तो ये तरीका से अपना सकते हो, आपके भैंस के दूध में चूना या मंडूर या फाणित डालकर और उसका लेप बनाकर और उससे संधि बंधन कर दो। या फिर वो मुल्तानी मिट्टी और कपड़े वाला तरीका जो मैंने बताया था उससे भी अपन संधि बंधन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे के पात्र को चूल्हे पर चढ़ाकर और उसमें जो है ऊपर वाले आलबाल जो है उसमें पानी भर देवें। नीचे के पात्र में ऊर्ध्वपातन योग्य द्रव्य रखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है ऊर्ध्वपातन यंत्र काम करता है। ऊर्ध्वपातन यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है, हिंगुल से पारद निष्कासन में किया जाता है। जब अपन पारद निष्कासन की बात करेंगे तब मैं आपको थोड़ा डिटेल में उस चीज़ को और बताऊंगा आपको, है ना। तो ये चीज़ है। एक बार अपन डायग्राम वापस देख लेते हैं, प्रक्रिया में आपको वापस समझा देता हूँ, है ना, कैसे काम किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले सर जो आलबाल किससे बनता है? आलबाल जो हांडी के ऊपर जो आलबाल बनता है वो किससे बनाया जाता है? मिट्टी? हाँ, मिट्टी का ही बनता है वो, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे नीचे अपन ने औषधि भर रखी है नीचे वाली मटकी में। जब अपन आग देते हैं ना, यहाँ पे ये औषधि भरी हुई है ना, लाल सा ये मैंने दिखा रखा जो, यहाँ से अपन अग्नि दी ऊपर की ओर, ठीक है। अग्नि से क्या होता है, वो औषधि क्या होती है, वेपराइज होती है या वाष्प रूप में होती है। फिर वो औषधि क्या होती है, सीधी ऊपर जाती है। ऊपर जाने पर जो ये आलबाल वाला भाग है
जब ये इस पर टकराएगी तो टकरा के क्या होगी, ये वेपर ठंडी होगी, ठंडी होके यहीं ऊपर इसके आसपास आसपास जमने लग जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और इस यंत्र को जिसमें ये प्रक्रिया हो रही है उसको ऊर्ध्वपातन यंत्र बोलते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया। अब आते हैं अपन अधःपातन यंत्र पे। अधःपातन यंत्र ऊर्ध्वपातन यंत्र का बिल्कुल उल्टा होता है। सेम दो मटकियाँ होती है, एक छोटी एक बड़ी। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, ज़मीन में एक गड्ढा करते हैं। ये ज़मीन है, इसमें गड्ढा किए, ये ज़मीन है, इसमें ये गड्ढा कर दिया अपन ने। ठीक है, गड्ढे के अंदर बड़ी वाली हांडी रखी, जो पहले ऊपर थी ना हांडी, उसको अब नीचे रखा। ठीक है, और उसके ऊपर जो है अंदर छोटी हांडी रखी, ये वाली है छोटी हांडी है। ठीक है, छोटी हांडी के अंदर क्या किया अपन ने, जो हिंगुल है या फिर कोई भी औषधि द्रव्य है उसका लेप कर रखा है अपन ने, है ना। यहाँ पे चारों तरफ ये लेप हो रखा है औषधि का। फिर क्या करते हैं कि जो भी कोयले वगैरह हैं उसको अच्छे से है ना पैक कर देते हैं इसके ऊपर, छोटी हांडी के ऊपर, जैसे यहाँ कर रखा है। और फिर अग्नि देते हैं। अग्नि देने पर ये अंदर औषध हिंगुल या पारद जो भी है अपने औषधि है वो पिघलेगी। वो पिघल के कहाँ जाएगी, नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर अपन ने बड़ी मटकी में क्या भर रखा है, जल भर रखा है। तो उस जल के कारण नीचे जाके वो पेंदे में जाके बैठ जाएगी औषधि। जो भी अपन ने पारद निष्कासन किया तो पारद नीचे जाके बैठ जाएगा, या कोई और अपन प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो औषधि जो तैयार औषधि है वो नीचे जल में जाके एक पेंदे पे बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये अपना अधःपातन यंत्र होगा और इसका काम करने का तरीका हो गया। समझ में आ गया आपको अधःपातन यंत्र। एक बार अपन थ्योरी और पढ़ लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, तो अधःपातन यंत्र में क्या दे रखा है कि मिट्टी की दो छोटी छोटी हांडियों को लेकर ऊपर की हांडी यानी छोटी हांडी के अंदर तल भाग में अधःपातन करने योग्य द्रव्य को औषधियों के साथ पीसकर लेप कर दिया जाता है। जो छोटी हांडी थी उस पर अच्छे से लेप कर दिया अपन ने औषधि का। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ी हांडी में जल भरकर छोटी हांडी के मुख और बड़ी हांडी में प्रवेश करके संधि बंधन करके सुखा लेना चाहिए। फिर बड़ी हांडी को भूमि के अंदर गाड़कर ऊपर के पात्र को अच्छी तरह से वन्योपलों से ढककर अग्नि देनी चाहिए। ठीक है, जैसा हम आपने डायग्राम में देखा बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है। तो इसका उपयोग कहाँ किया है, पारद के अधःपातन में। ऊर्ध्वपातन अधःपातन दोनों समझ में आ गए। अब अपन बात करते हैं तिर्यक पातन की। तो तिर्यक पातन का यंत्र कैसा होगा, ये रहा। पहले तो क्या थी, दोनों हांडी एक के ऊपर एक रख रखी थी अपन ने उल्टी। अब तिर्यक पातन या आपने प्रोसीजर कहाँ पढ़ा होगा, जब अपन आसुतीकरण करते हैं ना, फिल्टर मतलब पानी का स्टेलाइजेशन, पानी का स्टरलाइजेशन। तो उसमें क्या करते हैं अपन, एक साइड पानी रख लेते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं उसका वाष्पीकरण करते हैं। फिर एक नलकी की सहायता से दूसरे पात्र में, कटोरी में है ना, पानी को इकट्ठा करते हैं। इधर नलकी पे अपन क्या है पानी से गुजारते हैं उस नलकी को, जिससे वो वाष्प ठंडी होकर और अपन को आसूत जल प्राप्त होता है। आपने पढ़ा होगा 11th-12th में ये प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जो बड़ी मटकी है उसमें अपन ने औषधि भर रखी है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे औषधि भर रखी है। जब अपन अग्नि देंगे तो ये वाष्पीकरण होगा, पर ये जो नलकी है इसकी सहायता से ये दूसरे पात्र में या दूसरी हांडी में जाके इकट्ठा होने लगेगा। यहाँ पर ये जो नलकी है इसके ऊपर भी गीले कपड़े का अच्छे से लेप कर रखा है, और यहाँ पे अपन ने दूसरी छोटी मटकी में जल भर रखा है। तो जैसे ही ये औषधि यहाँ इस जल के अंदर गिरेगी तो यहाँ पेंदे पर ये इकट्ठी होने लग जाएगी। यही तिर्यक पातन प्रक्रिया है। ठीक है, इसको आप जल के आसुतीकरण प्रक्रिया आपने 11th-12th में अगर पढ़ी होगी तो उसमें आप उसकी तरह ही है, ये डिस्टिलाइजेशन की तरह ही है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इसकी एक बार थ्योरी। तिर्यक पातन यंत्र, तो छोटी बड़ी दो हांडियाँ इसमें लेते हैं। बड़ी हांडी ऊंचाई में लंबी होनी चाहिए। इसके कंठ पर छिद्र करके एक नली लगा देनी चाहिए। इस नली का दूसरा सिरा दूसरी छोटी हांडी के पेट में छिद्र करके प्रविष्ट करना चाहिए। पेट में छिद्र करके मतलब कि ये हांडी है तो इसमें यहाँ पर छिद्र करके और इसमें डायरेक्ट एंटर करवा देना चाहिए पानी में। तो ये पेट में छिद्र करके ऐसे लिख रखा है ना। तो यहाँ पे करवा लिया अपन ने, नली रखवा दी है ना। फिर उसके बाद जो है बड़ी हांडी को अग्नि देते हैं और वही है अपना वाष्पीकरण होता है। नलिकी के थ्रू वो छोटी हांडी में जाता है द्रव्य और वहाँ जाके पानी से ठंडा होकर वहीं पेंदे पर इकट्ठा हो जाता है। इसी को अपन तिर्यक पातन यंत्र और इस प्रक्रिया को तिर्यक पातन कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, पारद के तिर्यक पातन में किया जाता है इसका उपयोग।
अब अपन आगे आते हैं तुला यंत्र पे। तुला यंत्र का एक बार डायग्राम देख लेते हैं जी। बस हाँ, ये जो अलग अलग डिस्टिलेशन के अलग अलग 3 प्रोसेसेस बताए, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? सिर्फ ऊर्ध्वपातन से ही काम क्यों नहीं चल रहा था? क्या ऐसे नहीं हो सकता कि अधःपातन के अंदर जो हम औषधियां यूज कर रहे हैं उसको कर तो ऊर्ध्वपातन ही रहे, तो उसको ऊर्ध्वपातन यंत्र में कर लो? तो 3 अलग अलग यंत्र बताने की कहाँ जरूरत पड़ी? ये 3 अलग अलग यंत्र इसलिए बताएं, 3 अलग अलग तरह के मतलब संस्कार भी कर सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा संस्कार, अधःपातन, तिर्यकपातन। जब अपन पातन संस्कार करेंगे ना, तो ये तीनों प्रक्रियाएं करते हैं पारद में, ताकि एकदम शुद्ध या प्योर पारद अपन को प्राप्त हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसीजर से गुजारा गया है। तो ये ऐसे एक के बाद एक करते हैं हाँ, कॉन्सिक्वेंटली, या फिर ऐसा होता है कि सबके गुण अलग अलग हो जाते हैं? अधःपातन किया तो पारद का गुण चेंज, फिर उसमें कुछ स्पेसिफिक पारद का क्वालिटीज आ गुण गई ऐसे ऊर्ध्वपातन चेंज नहीं, वो अपन अपनी जैसे सेफ्टी टाइप नहीं मानते कि हाँ सेफ्टी के लिए उसको और अच्छी प्योर फॉर्म में लाने के लिए तीनों प्रक्रियाएं करते हैं। ठीक है, जब अपन संस्कार पढ़ेंगे पारद का पातन संस्कार, उसमें तीनों प्रक्रियाएं कर रखी है। और इन जनरल अगर अपन पारद निष्कासन करते तो इन 3 विधियों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हो? एक होता है हिंगुल से पारद निकालना, उसके लिए अपन तीनों में से कोई सा भी एक प्रोसीजर कर सकते हैं। और एक जब अपन पातन संस्कार पढ़ेंगे तो उसमें तीनों प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है। समझ में आया? बस एक और, हाँ, हाँ बस एक और, बस एक कच्छप यंत्र में यहाँ जो ये विड बताया ना, तो ये विड कहीं नमक तो लिखा हुआ नहीं है। एक विड वो भी होता है ना, क्षार, अम्ल और मूत्र वर्ग, इन सबको मिला करके भी विड कहते हैं, क्योंकि नमक के साथ पारद का जारना का तो कोई सेंस नहीं बनता। तो ये विड वही है, हाँ, नमक ही है, या फिर वो वाला क्षार अम्ल वाला है? नहीं वो क्षार वगैरह वाला है ये। क्षार विड़ विड़ यंत्र आदि वाला अपन ने जो मारण में जो अपन ने जारण प्रक्रिया की परिभाषा हाँ, पढ़ दी ना। जारना में कोटेशन था। हाँ, तो वही विड़ है ये विड़। विड़ कई लोग एक्चुअली क्या है, इसमें भी कॉन्सेप्ट ये है, कुछ लोग इसको लवण मानते हैं और कुछ लोग इसको दूसरे क्षार वगैरह से कंपेयर करते हैं। तो ऐसा सीन है। ठीक है, तो मैं एक बार इसका और कंफर्म ठीक करके बता दूंगा कि यहाँ पे क्षार से लिया गया है इसका मतलब, या फिर विड़ लवण से लिया गया है। ठीक है, मैं एक बार ये कंफर्म करके तुम्हें है। या तो ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, नहीं तो कल अपन क्लास लेंगे तो कल मैं इसकी और डिटेल तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू अभी बॉस। तक समझ में आया ना यहाँ तक? एक बार अपन क्लास वापस ज्वाइन करते हैं और फिर आगे के जो ये यंत्र है, विद्याधर यंत्र, पाताल यंत्र, इनको अपन दोला यंत्र, इनको और डिटेल में देखेंगे, है ना? क्योंकि क्लास अभी बीच में एंड हो जाएगी नहीं तो।